तो सबसे पहले तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कोई ऐसी चीज जो होमोजिनाइज करते सोल्यूट और सॉल्वेंट को, उसको सोल्यूशन फॉर्मेशन कहते हैं। मोस्टली लिक्विड होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने सारी एग्जाम्पल पढ़ी थी, मैं भी आपसे पूछती भी हूँ। केमिस्ट्री ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो वो पार्ट सोल्यूशन का जो कम क्वांटिटी में मौजूद होता है उसको सोल्यूट कहा जाता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। सबको पता है, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सिंग होने से जो होमोजेनाइज इक्विलिब्रियम सॉरी इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, होमोजेनाइज सोल्यूशन या मिक्सचर ऑब्टेन होता है, उसको क्या कहा जाता है? सोल्यूशन कहा जाता है। अब इसमें ना एक बात है कि होमोजेनाइज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में जब मिक्स कर दिया ना, तो जो भी उसकी कंपोजिशन बनी है, आप लोग उस इधर से पार्ट उठा रहे हो, वहां पे भी वही कंपोजिशन होगी। यहाँ से पार्ट उठाओगे सोल्यूशन का तो वहां पे भी वही कंडीशन होंगी। इसको कहा जाता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस सिस्टम में ये वाला काम नहीं होता। हेट्रोजीनियस में यहाँ पे कंपोजिशन कुछ और होगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो पार्टिकल मौजूद होंगे एक ही वक्त में। जितनी सॉल्वेंट की क्वांटिटी आप ले रहे हो, 5 ml यहाँ से सॉल्वेंट निकाला तो वहां दो पार्टिकल थे, यहाँ से 5 ml निकाला तो यहाँ तीन थे। इसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा? जितनी मर्जी जहां से मर्जी कंपोजिशन उठा लो, इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इसे कहा जाता है होमोजीनियस। होमोजीनियस को समझने भी लोग गलती करते हैं, कि उसका मतलब ये है कि हर जगह आपको सोल्यूशन एक जैसा नजर आ रहा है। सोल्यूशन तो एक जैसा, आप पानी के अंदर कुछ भी डाल दो, नमक डाल दोगे, चीनी डाल दोगे, तो वो तो आपको एक जैसा ही नजर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और डाल दूं, वो भी आपको वैसा ही नजर आएगा। लेकिन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क है। शरबत आप लोगों ने जो बनाते हैं घरों में, नहीं आप इसकी एग्जांपल वो ले, ये सिरप वगैरह मिलते हैं आपको। सिरप आपको अच्छी एग्जांपल देगा। सिरप में देखें हैं वो जैसे कोलाइड्स और सस्पेंशन होते हैं, उसके अंदर कहा जाता है कि इतनी क्वांटिटी डाल दो और आपका जो है ना, जो सोल्यूशन सिरप बनेगा, जो खुश्क वाले होते हैं। लेकिन वो होते तो सस्पेंशन है। अगर वहां पे भी आप लोग यही समझना शुरू कर दो तो आपको सारा सारे का सारा सिरप एक जैसा ही नजर आता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का हर जगह पे। तो अगर वो सिरप होमोजीनियस होता तो उसको सस्पेंशन क्यों कहा जाता? वो भी सोल्यूशन होता, हालांकि वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन में और सोल्यूशन में फर्क है। वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कंपोजिशन की, और यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इसकी केमिस्ट्री जो पीछे है वो सबसे पहले ये होती है कि सोल्यूट और सोल्यूट, ये आपको सोल्यूट नजर आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग है। सारे पार्टिकल सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन है। सॉल्व अभी मैंने सोल्यूशन नहीं बनाया। सबसे पहले कहता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करके कोई बॉन्डिंग फॉर्मेशन की होती है उन्होंने, सोल्यूट ने इस तरह आपस में बॉन्डिंग फॉर्मेशन की होती है। तो जब आप सोल्यूट को, अभी आप लोग सोल्यूट को बाहर निकाल लो, इस सारे जो येलो कलर के आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं, आपने अभी आउटसाइड द ग्लास रखे हुए हैं। आपने बाहर जब रखे हुए थे तो वो येलो कलर के पार्टिकल ने आपस में एक बॉन्डिंग बनाई हुई थी, और अंदर सॉल्वेंट ने आपस में एक बॉन्डिंग बनाई हुई थी। तो जैसे ही आपने सोल्यूट को इसके अंदर ऐड किया, वो इस तरह से डिस्पर्स हो गया। आप इसको अभी डिस्पर्स ही पढ़ो। बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा कि आपके ये सोल्यूट और सोल्यूट की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से इंटरेक्ट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। सोल्यूशन एंड मिक्सचर आर सेम नहीं, सोल्यूशन एंड मिक्सचर मैं तो वैसे ही कह रही थी कि मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब है कि दोनों भी आपने मिलाए हैं। मिक्सचर नहीं सेम हो सकते। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस। आप कह सकते हो कि मिक्सचर की जो एक टाइप है वो सोल्यूशन है, ठीक है। उनमें से जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे आप उसको सोल्यूशन कह सकते हो। लेकिन मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें भी शामिल हो सकती हैं। और जो है, आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसे कहते हो वो सस्पेंशन या कोलाइड्स की फॉर्म में आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैं मिक्सचर को ऊपर रख दूं और मिक्सचर को क्लासिफाई कर दूं, तो आप उनमें से एक कह सकते हो कि ये सोल्यूशन है। द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस व्हिच गिव राइज टू अ होमोजेनाइज ये सॉरी कंपोजिशन, वो क्या कहलाता है? आपका सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं पढ़ा रही थी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर आपके ये जो सोल्यूट आपस में मिले हुए हैं, ये सोल्यूट, इनकी इंटरेक्शन सॉल्वेंट की इंटरेक्शन को कट आउट करके उनके साथ इंटरेक्ट करवा लें, यानी सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन इक्वल हो जाए सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा जब तक तीन तरह की इंटरेक्शन हो जाएगी। मैं आपको मतलब समझाती हूँ। एक होगा सोल्यूट के साथ, एक होगी सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ, और एक होगी सॉल्वेंट के पार्टिकल की सॉल्वेंट के साथ। तीन इंटरेक्शन होगी।
अगर सोलूट की इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ जो है वो सबसे ज्यादा हो जाए तो सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर वो जो सोलूट और सॉल्वेंट के आपस में एक इंटरेक्शन अंदर डेवलप हो रही है, वो इन दोनों से कम हो, ठीक है, इन दोनों से मरा सोलूट की सोलूट से ना तोड़ने दे। आप कह रहे हो ये NaCl का एक पार्टिकल है, ये NaCl का दूसरा पार्टिकल है, और ये नीचे वाटर है। अगर NaCl वाटर के साथ इतनी मजबूती से जुड़ जाए कि ये पीछे से बांट तोड़ दे, यानी सोलूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन हायर हो जाए इन दोनों से, तो क्या होगा कि सोल्यूशन आपका बन जाएगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं बनेगा। सस्पेंशन होमोजेनियस नहीं होती, नहीं होती, वो हमेशा हेट्रोजीनियस होती है, और उनके पार्टिकल का साइज भी ग्रेटर देन दैट होता है 100 से, ठीक है, वो भी आप देखोगे। इनको डिफरेंट टर्म यूनिट्स के अंदर मेजर किया जाता है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, और ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा आपका सस्पेंशन वाला क्वेश्चन। सस्पेंशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्लियर कट, ठीक है। सस्पेंशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, जब मैंने आपको एग्जांपल समझाई ना वो सिरप वाली, तो हेट्रोजेनियस से मुराद उनकी कंपोजिशन एक तो बिल्कुल सेम नहीं होगी हर जगह पे, और दूसरी बात ये होता है कि इनके पार्टिकल सस्पेंड किए हुए होते हैं। सस्पेंड का मतलब है कि वो दरमियान में कहीं अटके हुए होते हैं, यानी कि वो पूरे सोल्यूशन के अंदर कहीं भी घूम फिर सकते हैं। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, एक तो वो होमोजेनाइज हुआ होता है, पहली बात कि वो पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कि वो सोल्यूशन बना दे। जब वो सोल्यूशन बन जाता है तो वो हर जगह इक्विलाइज हो जाते हैं, यानी पूरे सोल्यूशन के अंदर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल और जो वॉल्यूम जितना भी सॉल्वेंट है वो सबको इक्वलाइज कर देता है। उनकी कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर एक जैसी होती है, ऊपर वाला नीचे वाला कहीं से भी उठा लो तो वो सारी की सारी कंपोजिशन सेम होती है। लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसका मतलब ये है कि ये आपस में इनकी जो कंपोजिशन है ये अपनी ही एक ही जगह में मौजूद कंपोजिशन इनकी ऊपर नीचे वाली मुख्तलिफ होती है। आप समझ आया आपको? किसने कहा था? एमन सर ने। हम एमन, आपको समझ आ गई इस चीज की? सोल्यूशन एंड मिक्सचर आर नॉट सेम। सोल्यूशन, मैंने कहा ना मिक्सचर को आप डिवाइड कर दो, मिक्सचर के आगे तीन टाइप कर दो, एक होता है ट्रू सोल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन से हमारा सोल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन और कोलाइड्स भी होते हैं। कोलाइड्स को आप लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा, बाकी सारा के सारा उसमें होगा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जी मैम समझ आ गई, ठीक है। इसकी दूसरी जो है मेन वजह जो ट्रू सॉल्यूशन की है, इनका जो नंबर ऑफ पार्टिकल का साइज होता है आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर सॉल्यूशन फॉर्मेशन, उनके जो पार्टिकल्स रह जाते हैं अंदर उनका लेस देन 1 नैनोमीटर साइज हो जाता है। लेकिन सस्पेंशन का जो साइज है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, और जो कोलाइड्स होते हैं वो बिटवीन 1 and 100 होते हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा ना मैं आपको लैदा से पढ़ाऊंगी कोलाइड्स और सरफेस केमिस्ट्री सारे का सारा। तो सॉल्यूशन के अंदर जब कंपोजिशन होमोजेनाइज हो जाती है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स रह जाते हैं उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। सस्पेंशन के अंदर जो है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, और इन दोनों के दरमियान यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक अगर कोई पार्टिकल साइज आता है तो आप लोग उसे सोल्यूशन तो आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो 1 से छोटा नहीं है उसके पार्टिकल साइज। और सस्पेंशन नहीं कह सकते। जो कोलाइडल है वो भी हेट्रोजीनियस होंगे, वो जब पढ़ाऊंगी मैं आपको समझा दूंगी। सस्पेंशन वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके कोलाइड्स जिनका साइज ऑफ पार्टिकल बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और तीसरी जो मेन बात है सोल्यूशन को सस्पेंशन से किस तरह से सेपरेट कर सकते हो, जो मेन, बाकी आपको डिफरेंस बहुत से मिल जाएंगे, आप जहाँ कोई भी वेबसाइट खोलोगे कोई भी किताब खोलोगे 10 10 15 15 डिफरेंस होंगे। बट जो समझाने वाली बात थी मैंने सिर्फ वो लिखी है, बाकी सारे समझने वाले आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं लिखी होगी कि आप कहो कि ये हमें समझ नहीं आई। लेकिन समझाने वाली बात ये थी कि सोल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर फर्क होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस होमोजेनिटी का होता है, दूसरा पार्टिकल साइज का होता है, और तीसरी जो मेन बात है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का होता है। सोल्यूशन स्कैटर्ड नहीं करते, सस्पेंशन स्कैटर्ड करते हैं। क्या करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सॉल्यूशन कभी भी स्कैटर लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, लेकिन सस्पेंशन और कोलाइड्स, सस्पेंशन की बात करते हैं हम, कोलाइड्स की बात नहीं करते। सस्पेंशन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ना इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग बेसिकली होती क्या है कि किसी भी चीज, लाइट की स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं ना अभी, मैं सिर्फ सिर्फ लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, साउंड की भी होती है, इसके अलावा भी चीजों की होती है, लेकिन मैं लाइट्स की स्कैटरिंग पढ़ा रही हूँ तो मैं ये बताती हूँ आपको। लाइट स्कैटरिंग का मतलब यह है कि लाइट अपने पास से डेविएट कर जाए, ठीक है। ये आपको नीचे नजर आ रही है, आपको डरेगा।
ये सस्पेंशन था। अब आपको लग तो ये भी सोल्यूशन रहा होगा, लेकिन है सस्पेंशन। कैसे पता चला? क्योंकि इसने लाइट को स्कैटर्ड कर दिया है। जब लाइट स्कैटर्ड कर दे तो वो चीज सस्पेंशन है। क्यों करती है स्कैटर्ड? क्यों? क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स होमोजीनियाइज नहीं हो पाते, वो हेट्रोजेनाइज रहते हैं और वो जगह जगह मौजूद होते हैं, सस्पेंड होते हैं, होल द कंपोजिशन के अंदर सस्पेंड होते हैं। तो जब लाइट वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ है, किसी भी पर्टिकुलर लाइट हो सकती है, व्हाइट लाइट हो तो वो तो डिफरेंट 7 कलर्स की लाइट है, वो मुख्तलिफ वेवलेंथ से मिलकर बनी हुई है। बट आप एक स्पेसिफिक कलर डाले हो, जैसे इसने लेजर रेड लाइट डाली हुई है, तो आप कहो कि उस लाइट की जो वेवलेंथ है उस पार्टिकल्स के साथ टकराने के बाद वो अपने रास्ते से हट जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, डेविएशन कर जाती है। अपने स्ट्रेट पाथ से जब वो डेविएशन करती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, उसके गिर्द फैल भी सकती है। ठीक है, आपने इसकी डिफरेंट रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन और वो सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे कहता है जब वो स्कैटर्ड कर जाती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो चुकी है। सस्पेंशन, अगर सोल्यूशन या सस्पेंशन की टर्मिनोलॉजी में पढ़ा जाए कि व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। इसको जॉन टिंडल ने किया था डिस्कवर, तो इसलिए इसके नाम पे ही इसका क्या कहते हैं कि रख दिया गया था इसका नाम टिंडल इफेक्ट। होता क्या है? लाइट को आप शुरू से डालते हो और वो अपने पास से डेविएट करती जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका सोल्यूशन सोल्यूशन है या नहीं है। तो अगर वो सस्पेंशन हो तो वो स्कैटर्ड करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। और अगर वो नहीं है तो वो नहीं शो करेगा। मतलब अगर सोल्यूशन बना हुआ है तो फिर टिंडल इफेक्ट नहीं शो होगा। एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि ये जो आसमान, ये इंटरव्यू में जिस मैं गई थी ना, उस बैच से तकरीबन हर बच्चे से पूछा गया था और बच्चों को आता था, आसान था सवाल। ये है कि जो आपका आसमान है इसका कलर ब्लू क्यों नजर आता है? ठीक है, एक स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको आपने टिंडल इफेक्ट का है सोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी में। दूसरी होती है रिलीफ स्कैटरिंग, रिलीफ, इसको कहते हैं रिलीफ स्कैटरिंग। ठीक है, ये वाला। ये क्या होता है कि इसमें आप जब, इसका पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो स्कैटरिंग होती है ना, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, जब आप लोग बहुत हाई वेवलेंथ इस्तेमाल करते हो उसकी स्कैटरिंग कम होती जाती है। आप लोगों ने विजिबल स्पेक्ट्रा पढ़ा हुआ है। विजिबल स्पेक्ट्रा में शुरू में ब्लू होता है, वायलेट से ब्लू और ब्लू तक, ठीक है। और लास्ट पे जो सबसे हाई वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर की। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। वजह, वेवलेंथ बढ़ने से स्कैटरिंग कम होती जाती है। ठीक है, तो रेड कलर की स्कैटरिंग कम है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा है। इसलिए हवा के ऊपर जब विजिबल लाइट यानी कि व्हाइट लाइट जब आती है, वो डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ टकराती है, तो ब्लू लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ कम है, व्हाइट लाइट में सातों रंग होते हैं ना मौजूद, ये तो सबको पता है ना। तो व्हाइट लाइट में जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, और स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से आपको हर जगह यानी कि आसमान जो है वो ब्लू कलर का नजर आता है। तो मैंने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी समझाई है। एक है टिंडल इफेक्ट की, जो ये है कि आप लोगों का लाइट बीम स्कैटर्ड कर जाती हैं इन सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं कहूंगी, सस्पेंशन कहूंगी इसे। सस्पेंशन के अंदर वो जब स्कैटर कर जाती है, आपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर जाती हैं, तो आपको पता ये चल जाता है कि क्या ये सोल्यूशन था या सस्पेंशन थी। ठीक है वही पार्टिकल जो सस्पेंड हुए हुए हैं सोल्यूशन के अंदर, उनसे, सोल्यूशन नहीं सस्पेंशन सॉरी, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल सस्पेंड हुए हैं, जैसे ही उसके साथ जाकर लाइट टकराती है वो अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट कर जाती हैं और स्कैटर्ड हो जाती हैं। इसी तरह से दूसरी है रिलीफ स्कैटरिंग। रिलीफ स्कैटरिंग में क्या है कि पूरे आसमान के ऊपर जब विजिबल लाइट नीचे आ रही होती है सूरज की, तो जमीन तक पहुंचने से पहले बहुत से डस्ट पार्टिकल, बहुत सी चीजें जो मौजूद हैं आपके एटमॉस्फेयर में, उनके साथ स्कैटर्ड करती हैं। और रीजन क्या है ब्लू क्यों नजर आता है? रीजन ये है, स्कैटर्ड करती है और पूरे आसमान पे फैल जाती है। ब्लू इसलिए नजर आता है क्योंकि ब्लू लाइट जो है ना वो ज्यादा स्कैटरिंग करती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। स्कैटरिंग का फॉर्मूला निकालोगे ना तो वो आता है 1/λ। 1/λ से मुराद ये है कि लैम्डा के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग उतनी कम होगी। इसलिए ब्लू कलर, जो रेड कलर है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, ब्लू कलर की ज्यादा हो जाती है, और आपको जो आसमान है वो ब्लू कलर का नजर आता है। यहाँ तक बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन हो इसका, या कोई भी आपको कंफ्यूजन हो? ये ना, ये इंटरव्यू के लिए पूछा, ये क्वेश्चन नहीं डालने वाला था, लेकिन मैंने इंटरव्यू वाला था, ये मैंने इसलिए डाल दिया। मैंने कहा ये बच्चों को ना अक्सर, कुछ को नहीं भी आता होता, लेकिन वो जो हमारा बैच था उसमें तो सबको ही आता था।
ठीक है, तो रिलीफ स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ये, और ये पूछा भी उन्होंने था, जो चेयरमैन नहीं होते बोर्ड के, जो बैठे होते हैं पैनल में, उनमें से जो चेयरमैन था उसने पूछा था कि वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। जी मैम, जनरल क्वेश्चंस है लेकिन ये ना नहीं आता होता, भूल जाता है। भूल जाता है, इसीलिए मैंने डाल दिया, मैंने कहा लिख देते हैं, क्या पता ना आया तो। ये जो पहला क्वेश्चन है, क्या हो गया, ब्लू कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग की वजह से होगा, रिलीफ स्कैटरिंग की वजह से होगा लीना, वो टिंडल इफेक्ट नहीं है, वहां पे सोल्यूशन या सस्पेंशन नहीं बना हुआ, वहां पे रिलीफ स्कैटरिंग है। अब मैंने पीछे, सॉरी, मैंने एक चीज बताई आप लोगों को, ये देखो, ये एक चीज लिखी हुई है, रिलीफ स्कैटरिंग सिर्फ तब होती है जब लाइट उन पार्टिकल से टकराए, लाइट की जो वेवलेंथ है जो उसकी वेवलेंथ से 10 गुना छोटे हो, देखो मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, 10 गुना, इसको अगर आप क्वांटिटेटिवली कहो ना, तो वो तकरीबन 10 टाइम स्मॉलर होती है। लेकिन अगर आप टिंडल इफेक्ट की बात करो, तकरीबन जो लाइट टकरा रही होती है ना जिस पार्टिकल से, उस पार्टिकल का साइज उसकी वेवलेंथ के साइज के इक्वल होता है। अब आप कहोगे कौन सा पार्टिकल, तो सोल्यूशन के अंदर, ये सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल सस्पेंडेड है उनका कुछ साइज होगा, वो जो साइज है अगर जो लाइट आने वाली है उसकी वेवलेंथ के तकरीबन बराबर हो, तो उसको आप लोग कहोगे टिंडल इफेक्ट। लेकिन अगर उससे 10 गुना छोटा हो तो उसको रिलीफ स्कैटरिंग कहा जाता है, ठीक है। और जो ऊपर आसमान के ऊपर जो काम हो रहा है वो रिलीफ स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है, वो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे आप लोगों ने। वैसे तो ये पूछेगा कोई नहीं कि यहाँ पे मैम रिलीज फिर वो हो रही किस है कि नहीं। पार्टिकल से होती है, मतलब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी छोटे होते हैं? देखो पता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपसे ये तो नहीं कोई पूछेगा ना, हाँ कि ये पार्टिकल से इतना साइज छोटा है, तो आप बता दो रिलीफ स्कैटरिंग है या टिंडल है। तो आप इसको आसान लफ्जों में याद रख लो, सोल्यूशन या सस्पेंशन की टर्मिनोलॉजी में जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग कहना कि टिंडल इफेक्ट हो रहा है। वैसे तो आप सिर्फ कहते हो स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, आप नाम नहीं लो। लेकिन अगर आप सस्पेंशन की बात करोगे तो तब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट का नाम दिया जाएगा, पर्टिकुलर नाम है ना, पर्टिकुलर कंडीशन आई है आपके पास। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि फॉर एग्जांपल मैं नैनो पार्टिकल के ऊपर लाइट पास करा रहा हूँ, सिर्फ नैनो पार्टिकल की बात करते हैं, या आप का कोई सॉलिड मिक्सचर है और उसके ऊपर से लाइट पास करा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि अब कौन सी स्कैटरिंग है, तब आप रिलीफ स्कैटरिंग का कहोगे। क्यों? क्योंकि तब पार्टिकल का साइज इतना कम होता है, सॉरी, जिस पार्टिकल से आप वो टकरा रही होती है उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत कम साइज होता है, तो फिर आप लोग उसका नाम ले सकते हो। ये वाली टर्मिनोलॉजी आपस में तो नहीं पूछेंगे, ये पूछ, कौन से केस में मैम ये वाला आपने नैनो बताया है, दूसरे पार्टिकल, वाला? जब नैनो पार्टिकल के ऊपर लाइट पास कराई जाती है ना, उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, तब आप लोग रिलीफ स्कैटरिंग का इस्तेमाल करते हो मोस्टली। और जो मैंने ऊपर स्काई ब्लू स्काई का और ये सारी चीजें बताई हैं ये तब इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर सोल्यूशन और सस्पेंशन की बात की जाए तो तब सिर्फ आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट कहना है। हाँ जी, प्रियाल ने कहा है मैम सोल्यूशन में भी टिंडल इफेक्ट, सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होगा ही नहीं, कैसे होगा, होमोजेनियस है वो हर जगह, वहां पे सोल्यूशन के अंदर नहीं हो सकता, लेस देन 1 नैनोमीटर है वो जो पार्टिकल का साइज है, तो वो वहां पे पॉसिबल नहीं है। सोल्यूशन की डेफिनेशन देखें, ये देखें क्या लिखा है, द पार्टिकल, मैम सोल्यूशन के केस में तो हम ये कहेंगे ना, स्कैटरिंग नहीं होती। हाँ ट्रू सोल्यूशन में तो स्कैटरिंग होती नहीं है, वो बच्ची ने एक ने पूछा, मैं उसको बता रही हूँ कि अब वो पूछ रही है कि अच्छा मैम ठीक। सोल्यूशन में होगी, स्कैटरिंग नहीं होती, उसमें टिंडल इफेक्ट हो ही नहीं सकता, वो उसकी पहचान है। अगर टिंडल इफेक्ट हो गया तो इसका मतलब जो सोल्यूशन आपको ये लिक्विड नजर आ रहा है तो वो सस्पेंशन है, वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप लोग जब सोल्यूशन फॉर्मेशन कराते हो ना, आप लोगों को शायद ना पता हो, जब लैब कराई जाती है ना सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद ना उसको एक यूवी लाइट के नीचे रखा जाता है, एक लाइट के अंदर से पास कराया जाता है, पता चल जाता है कि ये आपका सोल्यूशन बना है या नहीं बना। मुख्तलिफ किस्म के ना वो ऑपरेटर्स लगे होते हैं, उसके अंदर रखा जाता है कि क्या ये सोल्यूशन बन गया है, अगर तो वो सोल्यूशन बन गया हो तो टिंडल इफेक्ट शो होता ही नहीं है। अगर टिंडल इफेक्ट शो हो रहा हो तो आप कहते हो सोल्यूशन फॉर्मेशन नहीं हुई, फिर थोड़ा सा हीट अप किया जाता है या कुछ भी, लेकिन फिर भी ना बने उसके बावजूद, तो फिर आप कहते हो कि ये सस्पेंशन ही रहेगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। ये देखें, ये उसी में से लिए गए हैं, आपके पीपीएससी के ही पेपर्स में से लिया गया है। द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल एज अ रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आप लोगों का जो पाथ है वो विजिबल हो गया है, और लाइट स्कैटर्ड भी हुई है जिस सोल्यूशन से वो गुजरी है, तो उसको क्या कहा गया है, वो टिंडल इफेक्ट है। ये आगे आपको पढ़ाती हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि अगले दो एमसीक्यूज कहाँ से आए हैं। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट है। सबसे पहले जो सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन देखें तो नंबर ऑफ मोल्स
एब्सोल्यूट पर लीटर या पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर जो है ना, वो 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन के बराबर ही होती है। यानी कि अगर आप 1000 ml करो, 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं? 1000 ml। ठीक है, तो 1 डीएम क्यूब के अंदर भी 1000 ml ही होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको जब क्वेश्चन आता है 400 डीएम क्यूब है आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो अब उनको ये लगता है कि डीएम क्यूब जो है वो एमएल के बराबर है, और जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे वो गलती कर जाते हैं। इसलिए मैंने लीटर का इसका यूनिट भी लिखा है और डीएम क्यूब का भी लिखा है। तो ये जरा बड़ा ध्यान से आप लोगों ने करनी होती है इसकी कैलकुलेशन जरूर सीखिएगा। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सोल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। पहले तो आपको दो टर्मिनोलॉजी, वॉल्यूम छोड़ दो, वॉल्यूम का आपको पता है 1 लीटर होना चाहिए या 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन। और ये बात याद रखिएगा सोल्यूशन बनाने के बाद। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ कि आप ना सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और इसका कोई, पहले तो 1 मोलर से ही स्टार्ट करते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन बना के दो। सबसे पहले आप कहोगे कि 1 मोलर के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ मोल 1 मोल हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कम भी हो सकते हैं। अभी हम पहले बहुत आसान से शुरू करते हैं। तो मोल कौन सी चीज होती है? आप लोग किसी भी चीज का मोलर मास, अगर तो वो एलिमेंट है, लेकिन अगर कोई वो कंपाउंड है तो आप लोग कहोगे उसका मालिकुलर मास जितना भी उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके जो आता है, उनको अगर ग्राम में शो करते हो तो वो उसका मोल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, मैं कहती हूँ इसका 1 मोल बताओ मुझे, तो आप कहोगे कि इसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12, तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब है कि 1 मोल कार्बन। ठीक है, 1 मोल कार्बन यानी कि 12 ग्राम कार्बन। आपने एटॉमिक मास देखना है। दूसरी बात क्या है, आपको कहती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल लेके आओ, तो आप क्या करोगे? कार्बन का है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का है 16, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है एटॉमिक मास। टोटल कितने एटम लगे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर? 2 एटम लगे हैं ऑक्सीजन के। 16 + 16 करोगे तो वो आ जाएगा 32। 32 ऑक्सीजन का प्लस 12 कार्बन का, दोनों को एडअप किया तो 44 बन जाएगा। तो आप कहोगे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं कलेक्ट कर लूं और पूरी 44 ग्राम हो जाए, तो आप कहोगे कि ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले तो मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोल का सिंपल फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, मोटर है मोलर मैस। मैं आपको डायरेक्ट ना कहूं, मैं आपको कहूं मेरे पास है ही 25 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 25 ग्राम है, तो आप कहोगे ये 1 मोल तो नहीं हुई, तो मुझे तो 1 मोल चाहिए। तो आप कहोगे अच्छा 25 ग्राम है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली मैस इन ग्राम 25, मोलर मैस इसका कितना है? 44। ठीक है, जो आप लोगों ने एडअप करके निकाला हुआ है, दोनों को डिवाइड करके बता दोगे कि इतने मोल आपके पास चीज है। तो उस मोल को लेना है, यहाँ पे रखना है, और उसको फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी अभी कहा ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो ये गैस ही, लेकिन चलो सोल्यूशन बना के देख लेते हैं। अभी समझा रही हूँ ना आपको, फिर समझ आ जाएगी। तो वो 44 ग्राम आप लोग साल्ट ही को कह लो। NaOH की बात कर लेते हैं, आसान काम हो जाएगा। सोडियम का होता है 23.5, ऑक्सीजन का है 16, और हाइड्रोजन का 1 है। जब इन सबको एडअप किया जाता है तो आई थिंक 40 बनता है। 40 बनता है, हाँ जी 40 बनेगा, 40 ही बनेगा। तो आपने क्या किया, वो 40 ग्राम अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग ले लो, तो आप कहोगे कि मेरे पास 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गई है। ठीक है, तो आपने 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, यहाँ लिखा 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय 40 जो भी है, और वॉल्यूम आप लोगों ने उस 1 मोल सोल्यूट को अपनी फ्लास्क के अंदर ऐड किया। कौन सी फ्लास्क? जिसका वॉल्यूम कितना हो? 1 लीटर। और फिर सॉलिड को डालने के बाद उसके ऊपर पानी डालना शुरू किया, जब तक अप टू मार्क नहीं हो गया वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब अगर आप मुझसे यह कहो ना कि इसके अंदर 1000 ml मैंने वाटर डाला है तब सोल्यूशन बना है, तो आप गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने सोलूट को पहले डाल दिया है, उसके बाद उसके अंदर सॉल्वेंट एंटर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसको मिक्सअप करते जा रहे हो, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपने 1000 ml किया है। अगर 1000 ml आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम कह रहे हो तो आप लोग गलत कह रहे हो। आप लोग कहोगे कि सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 डीएम क्यूब जब बनेगा, तब आपका सोल्यूशन जो है वो 1 मोलर कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ आई है तो मैं आपको कैलकुलेशन करवाती हूँ, नहीं समझ आई तो फिर दोबारा कर लेते हैं आगे। ठीक है, मैं चलती हूँ आगे। मोलैरिटी को आप लोग, जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम है। यूनिट इसके मोल के यूनिट होते हैं मोल ही, और वॉल्यूम के लीटर या डीएम क्यूब होगा तो मोल पर डीएम क्यूब इसके मोस्टली यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। जो दो फैक्टर जो मेनली डिपेंड करते हैं उसका है नंबर ऑफ मोल, बढ़ाते जाओगे मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम को चेंज ना करो।
नंबर ऑफ मोल को बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो तो मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। और दूसरी तरफ क्या देखो, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करोगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, मोलैरिटी कम होती जाएगी। ये वाली चीज मैंने यहाँ पे ये लिखी है। ये आप लोग तब इस्तेमाल करोगे जब आपको मोल की कैलकुलेशन करनी आ जाएगी। मैं आगे न्यूमेरिकल आपको दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखो, ये है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 2 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ KCl। ये तो इसने बड़ा ही सिंपल लिख दिया। अभी आप पीछे भी जाएंगे ना, आपको भी समझाती हूँ। पहले तो आप लोग देखो कि 1 मोल ऑफ KCl किसके बराबर होगा, ये आप लोगों ने जवाब देना। अब KCl बताओ, इसका 1 मोल है तो इसका मतलब मैंने कितने ग्राम KCl लिया हुआ है। पोटाशियम का बनता है तकरीबन 39 मोलर मास। और अच्छा जी, किसी बच्चे ने जवाब दे दिया। चले, उसने कैलकुलेट किया हुआ 74.5, ठीक है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कह रहा है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज द 1 मोल ऑफ सॉल्यूट लिया उसने, वॉल्यूम लिया है 2। अगर तो ये 1 लीटर लेता, 1 मोल ही सॉल्यूट होता, 1 लीटर ही सोल्यूशन होता, 1 1 से डिवाइड होता तो 1 ही आंसर आ जाता, तो आप कहते 1 मोलर सोल्यूशन बन गया है। बट यहाँ पे उसने लिया है 1 मोल सॉल्यूट और वॉल्यूम लिया है 2 लीटर। वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। जब वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो अब जो मोलैरिटी आई है वो आई है 0.5 मोल पर DM³ करके देख लो, या 1/2 करोगे तो आएगा 0.5 आंसर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 2 मोल डाले हैं, तो आपको होगा कि 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो मोलैरिटी आएगी 2 मोलर। तो पता ये चला कि मोल जब बढ़ाओगे, मोल्स को जब इंक्रीज करते हो मोलैरिटी बढ़ती है, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ाते जाते हो तो आपकी मोलैरिटी कम होती जाती है। सिर्फ ये पीछे वाले आप लोगों को यूनिट समझाने के लिए। अब जरा एक दफा पीछे जाना, इस वाले का जो न्यूमेरिकल था, ये क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको थ्रेटिकल करवाती हूँ, आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखो। मोलैरिटी ऑफ 25% NaOH। आप लोगों ने कॉपी पेंसिल अपने पास रख ली। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 18 था, ये आप लोगों का पिछले वाला है। मोलैरिटी ऑफ 25%, 25% का मतलब ये है, अभी परसेंटेज वाले सोल्यूशन पढ़ाऊंगी ना आपको समझ आ जाएगी, मैं फिलहाल के लिए आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि 25 ग्राम आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 100 जो आपका सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 100 ग्राम। 100 ग्राम कह सकते हैं या 100 ml कह सकते हो, ठीक है। 100 ml कहो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 100 ml आपके पास जो वॉल्यूम था सोल्यूशन का, उसके अंदर 25 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सबसे पहले तो आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालोगे। आपको पास 25 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको इसके मोलर मैस से डिवाइड करो जो कि 40 होता है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल निकलेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल ही निकालने होते हैं मोलैरिटी के लिए। कोई बच्चा बताए कितने निकलता है? 25 डिवाइड बाई 40 करो। 25 ग्राम है, 25% का मतलब यह है कि 25 ग्राम NaOH मौजूद है 100 ml सोल्यूशन के अंदर। 100 ml सोल्यूशन कौन सा है? कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल के लिए 25 ग्राम आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका टोटल जो इसका अपना मोलर मास है वो आता है 40। तो 25 डिवाइड बाई 40 करोगे तो ये आया है 0.625 आ जाए। 0.625। वेरी गुड। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये है 100 ml में, आप लोगों को कितने में चाहिए होता है? 1000 के अंदर। 0.625 मल्टीप्लाई में करो 1000 डिवाइड बाई 100। कैसे? आपने लिया 100 ml, ये देखो, नंबर ऑफ फ्लूट आपने निकाल दिया, वॉल्यूम की बारी आ गई। वॉल्यूम है 100 ml, इसको करो 100 ml। लेकिन आपको वॉल्यूम किस में चाहिए होता है? लीटर्स के अंदर। 100 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, वो 1000 सबसे नीचे है तो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, ये लीटर है ना, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, लेकिन आप कह रहे हो 100 ml, तो जो वॉल्यूम आ रहा है वो 100 ml है। उसके नीचे ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करते हो, 1000 में जो डिवाइड होगा सबसे नीचे जो 1000 होगा वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.625 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। जो आप क्या है, 6.25 मोलर। यही जवाब उसने लगाया हुआ है, ये आंसर था। ये ऑप्शन नहीं है, ये PPSC के ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जवाब वाले। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से बहुत से बच्चों ने 8 पॉइंट, इसका जवाब पता क्या लगाया हुआ था? 25%। अगर वैसे परसेंटेज है तो इसकी मोलैरिटी आएगी 25 मोलर। क्या ऐसा आया है जवाब? नहीं आया। मैं आप लोगों को 3 4 एग्जाम्पल अभी बिठा के कैलकुलेट करवा सकती हूँ, लेकिन इसके 2 मॉड्यूल, सिर्फ इस पूरे मॉड्यूल को उन्होंने 2 रखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए टाइम शॉर्टेज है, मैं कुछ नहीं कर सकती।
2 क्लासेस रखी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जब तक नहीं समझ आएगी 3 क्लासों तक इसको इंशाल्लाह तक लेके जाएंगे, लेकिन ये आपको यूनिट समझ आना चाहिए। मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल देती हूँ, फोन से कर ले आपके पास। मैं आपको कहती हूँ कि आप लोगों के पास 20 ग्राम NaCl है, NaCl नहीं, सॉरी सॉरी, Na2CO3 है। 20 ग्राम, नोट करें। 20 ग्राम Na2CO3 है। इसको आप लोगों ने 500 ml में सोल्यूशन बनाना है। कितने मोलर सोल्यूशन बनेगा ये आप लोगों ने खुद बताना है, लेकिन ये व्हाट्सएप पे बताओगे। हाँ जी, बता रही हूँ, एक ही क्वेश्चन काफी है आपको, मुझे पता चल जाएगा आपको आता है या नहीं। 20 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपके पास मौजूद है, 20 ग्राम। उसको 500 ml में उसका सोल्यूशन बनाना है, सिर्फ मोलैरिटी बतानी है आप लोगों ने फाइनल करके। मैं कह रही हूँ 1 यूनिट में और बढ़ा दूं, वही ना हो कि कल हम लोग रह जाए। मैं एक फटाफट से, फॉर्मेलिटी बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ मोलैरिटी है, कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ आप लोगों ने मोल ही निकालने हैं और वॉल्यूम भी वही है। फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड होने चाहिए। फॉर्मेलिटी का जो यूनिट है वो आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने ऊपर पढ़ा होता है कि ये सोल्यूशन है आपके पास, सोडियम क्लोराइड आपने लिया 3 ग्राम, और उसको मैं ये भी नोट करो क्वेश्चन, चलो करो नोट। मैं ना एक दफा आपको वॉइस मैसेज भी कर दूंगी वहां पे। 3 ग्राम आपके पास सोडियम क्लोराइड है, और उसको 250 ml के अंदर आपने सोल्यूशन बनाना है, उसकी मुझे मोलैरिटी बता दें। अब यहाँ पे गलती है, उसकी कंसर्ट वो पूछेगा इसकी कंसंट्रेशन बता दें। जवाब बच्चे बिल्कुल ठीक निकाल लेते हैं, नीचे जवाब के साथ यूनिट पता कौन सा लगा देते हैं, मोलैरिटी का। वहां पे वो गलत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के साथ मोलैरिटी का यूनिट आप लोग लगा ही नहीं सकते, वहां पे यूनिट होता है फॉर्मेलिटी का। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड यानी साल्ट्स हैं, जब आप लोग उसके लिए कंसंट्रेशन का यूनिट इस्तेमाल करोगे तो वो हमेशा फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल करोगे, कैपिटल एफ से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से, कोई भी कंपाउंड हो वो मोलैरिटी में आ जाएगा। लेकिन अगर वो आयनिक कंपाउंड उसने स्पेसिफाई करके लिख दिया कि मैंने आयनिक कंपाउंड ही लिया है, वो खुद ऊपर स्टेटमेंट में दे रहा है NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड, फिर आप लोग नहीं लगा सकते कि ये मोलैरिटी मोलर यूनिट बनाएगा। आप कहोगे ये फॉर्मल यूनिट बनाएगा, और फॉर्मल कैसे? कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, मोल निकालोगे सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया होगा वो डालोगे, और उसके बाद आप लोग आंसर निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कैपिटल एफ जिसके साथ सिंबल होगा उसी के ऊपर आंसर लगाओगे, नहीं दिया तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो मोलैरिटी ही आएगा। लेकिन अगर दिया हुआ है तो फिर आप लोग नहीं लगा सकते। अगर एफ भी दिया है, एम भी दिया है, और ऊपर आईडी का बॉन्ड को स्पेसिफाई भी किया है, तो आप लोग अगर मोलैरिटी पे लगा भी आओगे आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा, कैलकुलेशन यही होगी, लेकिन आप लोगों ने यूनिट ही गलत लगा दिया। एक आप मैं भी इसका कौन सा आपने बताया अभी? 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका आपने 250 ml के अंदर सोल्यूशन बनाना है। इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट भी, और कंसंट्रेशन बनती कितनी है वो आपने बतानी है मुझे। ठीक है, 250 ml वाटर 250 ml वाटर, या सोल्यूशन? सोल्यूशन सोल्यूशन 250 ml सोल्यूशन, वाटर नहीं कहूंगी, सॉल्वेंट का तो मैंने नाम ही दिया, 250 ml सोल्यूशन बनाना है आप लोगों ने। ये देखो फॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक तो आपको मैंने दिया है, ये एक उसने खुद करके दिया हुआ है, 5.85 ग्राम गलत किया हुआ है, मैंने गलत ही डाला है इस पे। मैंने कहा बच्चे खुद ही सही करेंगे, जब आपके पास ये स्लाइड्स आएंगे आप खुद सही करोगे। ये एग्जाम्पल मैं ना ही कराऊं तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग खुद करोगे तो पता चल जाएगा, अभी नहीं मैं दिखा रही आप लोग को, कल दिखाऊंगी। एक और क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन भी जरा देख लो, 2 मिनट रह गए, मेरा ख्याल ये हो जाएगा। कंसंट्रेशन का एक फार्मूला यूनिट तो आप लोगों ने वो डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा हुआ है, M1V1 इजिकल टू M2V2, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? जी मैं पढ़ा हुआ। M1V1 डिवाइड बाय N1 होता है, इज इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाय N2 होता है। मुझे लगा कि ये सबने पढ़ा होगा इसलिए मैंने नहीं डाला। आप ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन मैंने कहा इसका मैं बता दूं, फार्मूला आपको आता है। ये था M1, 8 ml solution is 0.25 मोलर पर लीटर कंसंट्रेशन व्हेन डाइल्यूट टू 0.25 ml। कहता है एक दूसरे आपके पास सोल्यूशन है उसका 8 ml है, और 0.25 उसकी जो है ना मोलैरिटी है, इन दोनों का M1, ये V1 है ये M1 है। आप लोगों ने जब उसको डिल्यूट किया उसका वॉल्यूम ये हो गया, तो इसकी मोलैरिटी आपने बतानी है। ठीक है, तो M1V1 इज इक्वल टू V2 आपके पास है, M2 निकालना था, V2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आप लोग निकाल के बता दें क्या इसने सही लगाया 0.004 जो उसने लगाया होगा है। ये अभी कर ले, बाकी जो दो है मैं दोबारा आपको वॉइस मैसेज कर दूंगी आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में। ये अभी फिलहाल मुझे करके दिखा दें क्या इसका जवाब ठीक है या नहीं।
मैंने तो किया था, ठीक आ गया था, लेकिन आप लोग करके देखें। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये था। अब जो आपके पास कैलकुलेशन आएंगी वो बहुत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं। जैसे मैंने आपको 25% एनएच वाले की एक एग्जांपल आपको पीपीएससी वाले से उठा के दिखाई थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड से मेरा यह है कि कुछ ऐसे यूनिट्स की कैलकुलेशन होती है कि आप लोग उसको ऊपर नीचे से कट आउट करके ना जवाब निकल आता है। जो पीपीएससी में आते हैं वो मैंने जो दिए हैं वो तो बिल्कुल रैंडम थे ना, वो तो सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक वहां पे आया हुआ था, ये देखें जरा। 5.85 ग्राम है NaCl, और उसको 250 ml में किया है। तो सबसे पहले तो मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे? मैस इन ग्राम आउटर है मोलर मैस। तो आपको नजर आ रहा है 5.85, उसी का 58.5 जो उसका मोलर मैस है उसका 10वां हिस्सा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी रखी जाती है कि आप अगर उसको अपने हाथ से कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेटर तो नहीं लो, लेकिन हाथ से भी कैलकुलेट करो तो उसका जवाब निकला है। इस तरह की रखी जाती है पीपीएससी में। जो मैंने दी थी वो तो बहुत रैंडम थी, वो तो बिल्कुल ही मैंने खुद ही बस सिर्फ आप लोगों की ये जानने के लिए कि आपको आता है या नहीं, वो तो मैंने वैसे ही दी थी। यहाँ पे अगर देखो तो ये 25% एनुअज है, इसको भी आपने जब 25 डिवाइड बाई 40 करोगे ना हाथ से ही, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और जब इसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करते हैं तो वो सारे का सारे जवाब जो है ना ऊपर नीचे से कट के जवाब 6.25 वैसे ही है, हाथ से ही मतलब इसको आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती। इसमें भी कोई खासी कैलकुलेशन नहीं चाहिए थी। ये एमएल में था, इसको भी एमएल में कर लेते 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो जब ये जाके उस तरफ मल्टीप्लाई यानी डिवाइड होता इन दोनों के साथ, तो आपस में ही इन्होंने कट आउट हो जाना था और आपके पास जवाब जो है ना 0.004 आ जाना था। बहुत आसान था, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये भी हो गया था आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 18। ये दोनों अलहदा अलहदा पेपर से लिए गए हैं। ऊपर वाले दो एक ही पेपर में आए थे, नीचे वाला जो है ना वो किसी तीसरे पेपर से आया था। तो पीपीएससी के पेपर ही है ये सारे, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी तक पढ़ा था, अब हम नॉर्मेलिटी की तरफ जाते हैं। नॉर्मेलिटी के बारे में ये बात याद रखनी है कि जैसे आप लोगों ने पीछे मोलैरिटी में पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। पर यूनिट वॉल्यूम तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे मोल्स की बजाय उन्होंने क्या लेना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, पहले फॉर्मूला समझाती हूँ फिर आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के चाहिए होते हैं, मोल्स नहीं चाहिए। और उसको वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन यानी कि लीटर पर लीटर या वो डीएम क्यूब जो भी आप लोग कह सकते हो वो, इसको डेफिनेशन अब जरा देखो। अब मैं फार्मूले के नीचे नहीं जाऊंगी, इधर देखना। डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सोल्यूट इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन ईच लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है क्या? कहता है आपने जितना मैस लिया है, आप मोल कैसे निकालते थे? मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम होता है मोलर मैस, ऐसे ही करते थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ द सोल्यूट। मोलर मैस नहीं नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो वहां पे उस फार्मूले को अगर बहुत ज्यादा ओपन भी किया जाए मोलैरिटी के फार्मूले को, तो वो यहाँ तक खत्म हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे मोल्स का अगर मोल को खोला जाए तो मैस इन ग्राम होता है मोलर मैस। यहाँ पे तीसरा स्टेप भी करना पड़ता है, और वो तीसरा स्टेप ये है कि आपके पास इक्विवेलेंट मास होना जरूरी है। मोलर मैस की आपको जरूरत नहीं है। मोलर मैस डिवाइडेड बाय वो एसिडिटी, बेसिसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और समटाइम क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ये होता है इसको बेसिसिटी उसने लिखा हुआ है, ये सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी ना, बेसिक सोल्यूशन के लिए फार्मूला ये लिखा हुआ था इसलिए मैंने उठा लिया। इक्विवेलेंट मास क्या है कि आपके पास जो भी मोलर मास है उसको नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है H2SO4, इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, दो प्रोटॉन है जो वो दे सकता है। तो सबसे पहले आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है उसको नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन से डिवाइड किया। रिप्लेसेबल एसिडिटी, एसिडिटी भी कह सकते हो, बेसिसिटी भी कह सकते हो। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, वो जो आप एसिड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना जो प्रोटॉन दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी होगी, 2 है वो। तो वो दो जो है ना हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो वो 2 सिर्फ आएगा, हाइड्रोजन तो नहीं आएगा कैलकुलेशन में। मोलर मास उसका सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, दोनों को डिवाइड करके इक्विवेलेंट मास निकाला है। स्टेप बाय स्टेप चले, ऊपर से नीचे आने के बजाय नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले आपने मोलर मास की बजाय आपने इक्विवेलेंट मास इस्तेमाल करना है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसके जो रिप्लेसेबल आयन है। और अगर आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन और लूज हुए हैं पूरे रिएक्शन के दौरान। रिएक्शन आपके सामने होगा,
आपको कहेंगे वो, अभी मैं आपको इसके अगली स्लाइड पे जाते हैं ना, तो एक एग्जांपल आपको नजर आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अगर एसिड का रिएक्शन है तो कितने प्रोटॉन वो रिप्लेस कर रहा है उस रिएक्शन के अंदर। अगर बेस के रिएक्शन है तो वो कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस कर रहा है, वो सारी इसकी टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। हाँ जी, फिर एक ही है, फिर एक ही लिखेंगे। NaOH के अंदर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है तो उसको सिर्फ एक ही लिखेंगे। तो मोलर मास जब डिवाइड होगा एक से, आपको पता है वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी उन तमाम एसिड और बेस के लिए सिमिलर है जिनके अंदर एक ही रिप्लेसेबल आयन होता है, जैसे कि HCl की नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी एक जैसी आएगी। लेकिन H2SO4 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या रिप्लेसेबल प्रोटॉन दो हैं, उनकी नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप लोग कैलकुलेट करते हो, आप लोगों ने इक्विवेलेंट मास निकालना है। उसके बाद इक्विवेलेंट मास को मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय जो मोलर मास का फार्मूला था ना मोल्स के अंदर, उसको रिप्लेस कर देना है। मैस इन ग्राम तो ऊपर सलूट का वही रहेगा, नीचे करना है मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास जो यहाँ पे निकाला हुआ है आप लोगों ने, वो उन दोनों को आपस में डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी के केस में थे, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट, वो ऊपर लिखने हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखना है जो कि लीटर्स में लिया गया है, तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल आप लोगों को सिर्फ मोलैरिटी पढ़ाया और मैंने आप लोगों को ऐसे चीजें बताई कि खुद ही सलूट का मैथ्स दे देती थी, आपको कहती थी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी वो खुद दे दे और आपसे कहे कि मास ऑफ द सलूट निकाल दो, तो आप लोग इसको उल्टा भी ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, दोनों तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे मास ऑफ सलूट बताओ, जबकि मैंने 3 मोलर सोल्यूशन बनाना है और वो 3 मोलर सोल्यूशन बनाना है मैंने 350 ml में, तो आप लोग क्या करोगे, उसकी कैलकुलेशन को रिवर्स कर दोगे। रिवर्स से मुराद वॉल्यूम और मोलैरिटी आपके पास है, आपके पास मोल्स आ जाएंगे, मोलैरिटी मैंने अभी कहा है ना, तो मोल से आप लोग मैस इन ग्राम निकाल लेते हो। बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मेलिटी और अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपसे कहा हुआ है कि मैस ऑफ द सॉल्यूट बता दे, तो आप लोग यहाँ से ये भी निकाल सकते हो। तो दो तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, एसिड बेस केमिकल रिएक्शन में, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी नॉर्मेलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ गेन ऑफ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ना, इसमें आप लोग ये गिवन एंड जो गिवन एंड जो सॉरी गेन एंड लॉस ऑफ द प्रोटॉन होता है, ठीक है। और एसिड बेस में हाइड्रोजन कितने प्रोटॉन दे रहा है और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन कितने रिप्लेसेबल है, या कोई आयन कितना ज्यादा, मतलब उसके अंदर कितनी, जैसे KMnO4 और आप लोग वो क्रोमेटोग्राफी में पढ़ते हो ना, क्रोमेटोग्राफी नहीं सॉरी टाइट्रेशन के अंदर, तो वहां पे भी ये रिएक्शन जो है ना नॉर्मेलिटी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। नॉर्मेलिटी के फैक्टर को अगर मोलैरिटी के साथ किया जाए ना, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि दो तो चूंकि उस पर डिवाइड हो रहा है तो नॉर्मेलिटी छोटा यूनिट है, लेकिन नहीं, नॉर्मेलिटी जो है ना वो है तो छोटा, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, ये m जो है वो मोलैरिटी को करता है मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मोल। इसमें परेशान नहीं होना, आप लोगों ने क्या करना है, n फैक्टर क्या है, ये आप लोग आसान याद रख लो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, ये आसान रहेगा। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन से मुराद ये है, अगर आप H2SO4 की बात कर रहे हो ना, तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, तो 1 मोलर जो सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होगा उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है 2। 2 × 1 करोगे तो 1 मोलर H2SO4 का जो सोल्यूशन है वो 2 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ H2SO4 होगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी छोटा यूनिट है लेकिन ये डबल क्वांटिटी कर देता है, डबल या ट्रिपल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन। अभी एक एग्जांपल जरा दो आगे वाली देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। अगली एग्जांपल जो पहली वाली है, सॉरी, ये देखें, ये आपके पास है 0.321 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, ये 250 ml सोल्यूशन में कहता है मैंने किया है डिजोल्व, मुझे इसकी नॉर्मेलिटी बताएं। सबसे पहले तो ये कौन सा सोल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट, ये देखें Na2CO3। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल सोडियम आयन जो बेस बना सकती है, बेस बना सकती है ना सोडियम, जब वाटर के अंदर इसे डिजोल्व करोगे तो कहता है कि ये हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करके दो बेस सोल्यूशन मतलब 2NaOH बना सकती हैं, तो इसका 2 है। इसको उसने ना बड़ी मुश्किल ये सारी कैलकुलेशन की हुई है, आप आसानी से काम करो। आपने सबसे पहले कहा था कि जो इसका मोलर मास है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, इसका सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आता है 106 ऑलमोस्ट, उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, ठीक है। 106 को 2 के साथ डिवाइड किया, आपके पास आ गया इक्विवेलेंट मास,
फिर आप करते हो मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मोलर के लिए, मोलर सोल्यूशन के लिए आप लोग निकाले हो नॉर्मल सोल्यूशन, तो आप लोग क्या करोगे, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मैस जो आप लोगों ने निकाला है, कैसे निकाला है, इसके मोलर मैस को इसके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल लाइन से डिवाइड करके। तो 106 को अगर हाफ कर दें तो कितना आता है, जो आप आई थिंक ये आएगा 53, 53, थ्री। ठीक है। 0.321 मैस इन ग्राम को 53 से डिवाइड करो, अब आपके पास आ गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ये आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, जिसे आप लोग मोल्स कहते हो, डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम कितना है 0.250 ml की जगह अब लीटर हो जाएगा। यहाँ 250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर दो, किसी भी तरीके का से, जो भी आपकी कैलकुलेशन का आसानी का तरीका कार है। तो ये आपके पास नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो गई, ये है सिंपल एग्जांपल। अब जो दूसरी मैंने बात लिखी थी ना पीछे वाली स्लाइड में, ये वाली n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, इसकी भी एक एग्जांपल मैंने डाली हुई है, ये देखे जरा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4 इज 2.2 मोलर, कैलकुलेट एंड डिस्कवर द नॉर्मेलिटी। सबसे पहले तो वो इक्वेशन देगा, आपको बजाहिर ये लग रहा होगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, तो n फैक्टर 3 होना चाहिए। मैम जो पिछली एग्जांपल आपने बताई है हम्म, उसमें आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया है? एक मिनट, हाँ जी, कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आप लोगों ने फार्मूला देखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, किसके इक्वल था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मोलर मास नहीं, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कौन सा होता है, मोलर मास को रिप्लेसेबल लाइन से डिवाइड कर दो, सबसे पहला स्टेप ये है। फिर आपने ये वाली चीज इधर मैम भी, हाँ जी, हाँ जी, 106/2 नहीं कहा था आपने? ठीक, हाँ जी, ये देखिए इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब ये कर लेंगे इक्विवेलेंट मास, वो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें, मास इन ग्राम, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इन दोनों को करने के बाद आएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये जाके आप लोग के फॉर्मूले में लगेगी नॉर्मेलिटी के, ठीक है। यानी कि पहले आप क्या करते थे, अच्छा। मोल्स निकालते थे डायरेक्टली, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, लेकिन मैम यहाँ पे इक्वेशन से मोलर, नहीं निकाल सकते ग्राम इक्विवेलेंट्स को? क्या कर सकते हैं, मतलब अगर एसिड या बेस की इक्वेशन लिखें और उससे हम कैलकुलेट कर लें कि नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट कितने होंगे इसके। कैसे लिख सकते हैं वो, मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2 प्रोटॉन दे रहा है तो हाँ उसको हाँ, अगर 2 से आपको डिवाइड डायरेक्ट पता करके। है तो डायरेक्ट लिख लो। मैं तो ये आपको इसलिए ट्रिक बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कि बहुत मुश्किल हो कि आपको पता ना हो उसका फार्मूला, या आप कुछ आपको नंबर ऑफ आयंस के कैलकुलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, तो आप वो बहुत ज्यादा उसको रट्टा लगाने की बजाय वो क्या करो, पूरे फार्मूले के अंदर ही पुट कर लो वैल्यू। आपको अगर फार्मूला पता होगा ना, वैसे तो आप लोग जैसे कह रहे हो कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो आसान सी बात है ना, उसमें दो नजर आ रहे होते हैं, तो कहता है अगर नहीं पता चल रहा तो आप लोग क्या करो, फार्मूला की स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दो, मास मोलर मास लगाओ, जितने रिप्लेसेबल आयन है, जैसे अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल दे देती, तो वहां पे आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना थोड़ा सा कहता है मुश्किल हो जाता है, आप जिस तरह समझ, अगर आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो तो कोई मसला नहीं, मैंने तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप कराया है, अगर आप लोग भूल जाओ कभी वहां पे के नहीं नॉर्मल। मैम वो भी भूला हुआ है ना, मतलब ये है कि जहन में वो चीज थी ना, वो जब मैं कैलकुलेट करने लगी तो इसलिए मैं फिर कंफर्म करना चाह रही थी आपसे कि आपने किस तरीके से बताया, मतलब इसको आपने 106/2 कहा है ना। हाँ जी, अब ये तो बेस है इसका, तो समझ नहीं आती, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का तो सिंपल था, H पॉजिटिव 2 थे। वहां पे सिंपल था, और तो यहाँ पे देखे इसका ना, फिर मैं ये पूछना चाह रही थी कि 0.321 डालेंगे ग्राम वाली जो वैल्यू है, या उससे कैसे 2 से डिवाइड करके? नहीं नहीं, 0.321 को मैंने नहीं कहा कि डिवाइड करें, मैंने कहा है कि इसका जो मोलर मास है, ये जो आपको सोडियम कार्बोनेट है, इसके मोलर मास को नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन, यानी कि 2 सोडियम आयन रिप्लेस हो सकते हैं बेस बनाने के लिए, इससे डिवाइड करो, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इसके मोलर मास को डिवाइड किया है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन से, फिर वो जो इक्विवेलेंट मास आया है उसको मास इन ग्राम से डिवाइड किया है, ताकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट आ जाए, वो जो आएगा उसको नॉर्मेलिटी के सोल्यूशन में लगाएं, चाहे डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट करने वाला काम भी हो सकता है, लेकिन उसकी स्लाइड मैंने नहीं डाली, मैं आपको वो भी डाल सकती, देखो डायरेक्ट कैसे डालोगे, यहाँ पे है ना 2, ठीक है, यहाँ पे जैसे वो अगली एग्जांपल है उसमें 2 आ रहा है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो 106 डिवाइडेड बाय 2, अगर इसी फार्मूले को उठा के यहाँ लिखोगे तो ये जो सबसे नीचे वाला 2 होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इस तरह भी कर सकते हो, तो वो भी आसान है। लेकिन ये वाला काम ज्यादा आसान है, मैं तो यही करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाती हूँ ऊपर और आराम से सारी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा भूलने का और थोड़ा सा ना गलती का अंदेशा होता है, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया आपको। ठीक है। अब ये ठीक है मैम, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, देख चेक करके देख लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं करा दूंगी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द फास्फोरिक एसिड है वो 2.2 मोलर है, आपके पास मोलैरिटी में सोल्यूशन है, उसको कहते हैं नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो। बट अब अगर तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर इसने नीचे वाला केमिकल रिएक्शन ना दिया होता तो मुझे साफ ऊपर से पता चल रहा था कि इसके अंदर 3 प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन से नॉर्मेलिटी सोल्यूशन बनाने के लिए मोलैरिटी में जो भी कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 3 है। 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास ये नॉर्मल सोल्यूशन बन जाना था। बट उसने साथ दे दिया इक्वेशन, उसने इक्वेशन में कहा है कि इसके साथ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करेंगे, 2 आपने हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं, एक नहीं करना। तो ये वो बात थी जिसमें लिखा हुआ था कि आप लोगों ने क्या करना है, पहले इक्वेशन देखनी है कि क्या उसने आपकी मर्जी से रिप्लेस कराया है या उसने इक्वेशन नहीं दी। अगर इक्वेशन दी है तो आप लोग ने उसके जो रिएक्शन में जितने रिप्लेस हुए हैं वही उसी की वैल्यू लिखनी है। बट अगर उसने नहीं कोई इक्वेशन दी और आपको सिर्फ फास्फोरिक एसिड दिया होता और फास्फोरिक एसिड में पूछा होता कि ये इतने मोलर है और आप नॉर्मल बता दो, तो फिर आपको नजर आ रहा था कि इसके अंदर 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है। आपने क्या करना था, एन फैक्टर है 3, क्योंकि रिप्लेसेबल आयन है 3, आपने मोलैरिटी से उसको मल्टीप्लाई करना था और आपके पास नॉर्मल सोल्यूशन आ जाना था। एमन सर आप क्या पूछ रहे हो? मैम इक्वेशन में एज है, इट स्टैंड फॉर कौन सी इक्वेशन है? अच्छा आर्सेनिक, अच्छा आर्सेनिक है ये। ठीक है। हाँ इसने ना ऊपर PO4 कहा हुआ है, नीचे आर्सेनिक लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं, आप लोग खुद लिख लेना ये इक्वेशन। तो ये मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन है। अगर आपको मोलैरिटी उसने दी हुई है और आपसे कहा है कि इसकी नॉर्मेलिटी डिस्कवर करें या नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करें, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, आपने रिप्लेसेबल लाइन देखने हैं, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। बट अगर आपको नॉर्मेलिटी दी हुई है तो आपने उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल लाइन से, तो आपके पास मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। मोलर सोल्यूशन की वैल्यू कम होती है, नॉर्मल सोल्यूशन की वैल्यू ज्यादा होती है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही ना दूं ताकि आप लोगों को ये कंफर्म हो जाए, मैं आपको कहती हूँ, ये इसी तरह से मैं कुछ कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ऐसे कर लो, 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैम इसी को हल कर लेते हैं, ये वाली जो है। ये कर ले, फिर नीचे वाला ना देखें, क्योंकि उसने तो वैसे भी कैलकुलेशन बड़ी सीधी सीधी से की हुई है और डायरेक्ट डायरेक्ट हर चीज लगाई हुई है, इसी को करके देख लो। जी ये मैम, तरह कर लो, फिर मैं आगे इसी चलती को हूँ। करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन करने को कहा है स्टूडेंट्स, जिसका आंसर आ जाएगा वो मुझे बता दीजिएगा। आप लोग ने मैम इसमें जो मैथ सब्स्टिट्यूट ओवर इक्विवेलेंट मैथ्स डालना है, हम्म, वहां पे मैथ्स की जगह पे ये इसका ग्राम वाला मैथ्स डालना है या मोलर मैथ्स डालना है? ये जो इक्विवेलेंट मैथ जब कैलकुलेट करना है तब मोलर मैथ डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल लाइन करना है। ठीक है, आप इस फार्मूले के जरिए करें। उस सवाल की जो स्लाइड में मैंने जवाब लिखा हुआ है वो गलत है, आप उसको मत देखिएगा। मैम इसमें जो दरमियान वाली जो इक्वेशन है, सेंटर यहाँ पे, वाली, हाँ मैथ जी, सब्स्टिट्यूट ओवर इक्विवेलेंट मैथ्स, हाँ जी, इसमें मैथ सब्स्टिट्यूट में ग्राम्स वाला आएगा ना हाँ जी, मैथ्स? वो जो मैथ उसने दिया हुआ है वो आएगा वहां पे, ये वाला 0.321 ग्राम। ये जो सलूट का मास है ठीक। जो उसने ग्राम में दिया, ये यहाँ पे ये वाला आएगा। इक्विवेलेंट मास आप खुद कैलकुलेट करोगे, ये वो कोई भी नहीं देता, ये मैथ्स तो कोई नहीं देता, ये खुद देते हैं। ये जवाब गलत है, ये मत, हाँ जी, कुछ बच्चों का जवाब ठीक आ गया। हाँ जी यही आता है। एमन साहब का भी ठीक आया है, शनीला का भी ठीक आया है, उससे ऊपर भी एक बच्ची ने मुझे कहा है, मोना, मोना ने, उसका भी ठीक आया। ये जवाब इसीलिए मैंने ये वाली स्लाइड मैं जब डाल रही थी मुझे पता चल गया था ये गलत है जवाब। इसका जवाब वो जो बच्चों ने कहा है वही है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, लेकिन सारे बच्चों को बता रहे थे कि मैं आपको बता देती हूँ जवाब क्या है। नहीं शनीला, आपका तो बहुत ज्यादा जीरो आ रहे हैं। शनीला आपने ना वो 250 ml को ml रहने दिया है, उसको लीटर में कन्वर्ट करें, फिर आपका जवाब ठीक आ जाएगा। ml में ही आपने उस वॉल्यूम को रहने दिया है, उसे 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करें, फिर आपका जवाब सही आ जाएगा। अलीना का भी ठीक आ गया है। मैम 1000 से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है? नहीं, 250 को 1000 से डिवाइड करोगे तो वो डायरेक्ट सारे सारे फार्मूले से ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह मर्जी कर लो। 250 ठीक ठीक। वॉल्यूम नीचे है ना, ये देखो, एक मिनट में दिखाती हूँ।
ये है ना वॉल्यूम। जी मैंने वो मल्टीप्लाई किया था हाँ, ना। वो तुमने नीचे 250 लिखा होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखा होगा, वो भी ठीक है। आप साथ क्या करो, मल्टीप्लाई किया। 250 को पहले ही 1000 से डिवाइड कर लोगे, दो जवाब यहाँ पे आएगा, लिखा हुआ आएगा ना, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों तरीके का ठीक है, वो आप लोग अपनी मर्जी से कर लो। सबसे नीचे जो डिविडेंड का डिवाइड होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाला मसला नहीं। ठीक है आप मैम। आगे चलते हैं। मोलैलिटी, जितने भी हम लोगों ने पीछे अभी तक पढ़े हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट वो था, मोलैरिटी था, और फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब आप लोग मोलैलिटी पढ़ रहे हो, इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान जरूर रखना है आप लोगों ने पीछे जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम में थे। और मजीद जो उसकी जो सही वाली बात है वो थी सोल्यूशन। यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोस्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या सॉल्वेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करने से या सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है या नहीं। तो मोलैलिटी हमेशा सॉल्वेंट के मैस पे डिपेंड करती है। जितने भी पीछे यूनिट हैं वो सारे के सारे सोल्यूशन के वॉल्यूम थे, ये अकेला वाहद है जिसमें मैस भी है एक, और दूसरे सॉल्वेंट की बात है। तो द मोल्स ऑफ द सोल्यूट कंबाइंड इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, आपने पहले तो सबसे सॉल्वेंट को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो वो मोलैलिटी के यूनिट को डिफाइन करेगा। तो अगर ग्राम में सॉल्वेंट दिया हुआ है, सबसे पहले उसको आप लोगों ने किलोग्राम में कर लेना है, ताकि आप लोग ऐसे यूनिट में उसका जवाब आसानी से निकाल सको। दूसरी तरफ है मोल ऑफ सोल्यूट निकालने होते हैं। मोल कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैस इन ग्राम ऑफ द सोल्यूट और मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी आपका सोल्यूट है उसका मोलर मैस, उन दोनों को डिवाइड करके सबसे पहले मोल निकाले जाते हैं, और उसी मोल्स को सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम दिया हुआ है उसके किलोग्राम में करके डिवाइड करके आंसर निकाला जाता है। यहाँ पे मोलालिटी का मैंने फार्मूला लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये जो यहाँ पे बात हुई है ना, मैस, ये है मैस इन ग्राम, आउटर है मोलर मैस। ये फार्मूला इसी को रीअरेंज किया गया है, यानी इसको खोल के लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इससे टेंशन नहीं लेनी। ये बेसिकली क्या है, आप लोग जब मैस को लिखते हो वो जी से शो कर रहा है, मैस ऑफ द सोल्यूट उसको जी से शो कर रहा है, उसके मोलर मैस को उसके डब्ल्यू से शो कर रहा है। फिर नीचे है मैस ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और मैस ऑफ द सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वो जवाब ऊपर 1000 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसलिए उसने इस तरह लिखा हुआ है। इसको देख के ज्यादा घबराना नहीं है आप लोगों ने। इधर देखोगे तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो है मोल्स पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, में भी मैंने कोई आगे एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि आपको यहाँ पर मैंने मैम ग्राम, इसका फार्मूला नोट करने दें। अच्छा ठीक है। अब देखेंगे, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर 0.5 ग्राम ऑफ टोलुइन है इज डिसॉल्व इन 225 ग्राम ऑफ द बेंजीन। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि दोनों ही चीजें आप लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में है। तो जो चीज कम होती है आप लोग कहते हैं वो सॉल्यूट होता है, ये आपका सॉल्यूट है, तो इसके पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का जो भी मास है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो ये जो टोलुइन आपको सामने दी हुई है, हालांकि ये हाँ ठीक है, तो ये जो टोलन है इसका पहले मोलर मास निकालो, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय दैट मोलर मास जो कि 92 है, उन दोनों को निकाल के उसने 0.054 इसके मोल्स निकाल लिए। दूसरी तरफ है ये सॉल्वेंट इज डिसॉल्व्ड इन 225 ग्राम ऑफ द बेंजीन, ठीक है। तो आपके पास जो सॉल्वेंट का मास है वो है 225 ग्राम। इसको जरा देखो, 225 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके उसको किलोग्राम में किया हुआ है, मोल्स डिवाइड बाय किलोग्राम ऑफ दैट सॉल्वेंट, उन दोनों को जब आपस में डिवाइड किया है तो आपके पास मोलैलिटी का जवाब आया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो मोलैलिटी वाला है ना, ये इतना मुश्किल तरीके से नहीं आता जितना मोल फ्रैक्शन वाला आता है। मोल फ्रैक्शन का नहीं, ये बात याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन में यही एग्जांपल नोट कर लें, ये जरा ध्यान से नोट कर लें। मैं आपको मोल फ्रैक्शन जब समझाती हूँ ना अगली स्लाइड पे, आप लोगों ने इसकी मुझे मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखानी है, क्योंकि जो मैंने मोल फ्रैक्शन की एग्जांपल दी हुई है वो सीधी सीधी है, उसमें मोल्स दिए हुए हैं डायरेक्ट, लेकिन मोल्स नहीं आते। पीपीएससी में जितने भी मैंने एमसीक्यूज देखे हैं ना मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसमें एमसीक्यूज में मैच दिया होता है दोनों सब्सटेंस का। ये नोट करें क्वेश्चन, मैं आपसे इसका मोल फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगवाती हूँ। 0.5 ग्राम है टालोइन का, और 225 ग्राम है बेंजीन का, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है आप लोगों ने, पहले मैं आपको समझाती हूँ मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो पहले मैं मोल फ्रैक्शन को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोल फ्रैक्शन बेसिकली कहता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर मेजर्ड बाय द मोल फ्रैक्शन। कैसे, सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए, द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन
उनके जितने भी मोल फ्रैक्शंस होंगे वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होते हैं। इसे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एक सॉरी दो कंपोनेंट है किसी सोल्यूशन में, तो आप लोग एक्स ए और एक्स बी कह दोगे, यानी कि ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, वन टू जिस तरह आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों का सम हमेशा दो हो, चार हो, छह हो, जब सबको सम करेंगे उनका जो जवाब आएगा वो वन आएगा, वो मोल फ्रैक्शन है। और अगर आप परसेंटेज मोल फ्रैक्शन की बात करते हो, तो आपको पता है परसेंटेज का मतलब है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम आपके पास 100% मोल फ्रैक्शन ही आएगी। अब होता कैसे है ये, इसको जरा मैं पहले इसको कर देती हूँ, फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे डायरेक्ट उसने क्या किया है, खुद ही उसने दे दिए हैं फॉर्मेल्डिहाइड इज डिसॉल्व्ड इन द 3.25 मोल्स ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। हाँ, इसने भी चलो एक काम तो ठीक ही किया हुआ है। ये है मैस इन ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड का, और ये क्या है, मोल्स। अब बच्चों को ना ये लगता है कि ये मैस इन ग्राम है, इधर भी कई दफा जो हमारी दफा है वो तो ग्राम में ही था। उन दोनों ने क्या किया, उस इन दोनों को ही इनके मोल फ्रैक्शन निकाल दिए थे, यानी जो मैथ्स ग्राम में दिया हुआ था उन्हीं का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया था। वो मोल फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, मोल को आप पहले मोल तो करो, उसे कन्वर्ट तो करो। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मोल में कन्वर्ट करना है। 25.7 ग्राम है मैथ इन ग्राम, आउटर है मोलर मैथ, करोगे तो ये इस चीज के मोल निकलाएंगे, किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। इसके मोल तो खुद ही उसने दिए हुए हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो सबसे पहले कहते हैं कि आपने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड का ये जो मोलर मास निकाला है वो है 30.03 मैस इन ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास करके उसके मोल्स निकाल लिए। एक मोल, दो कंपोनेंट है एक पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। इसके मोल को प्लस इसके मोल को दोनों को एडअप किया, ये आपके आगे टोटल मोल्स। टोटल मोल है। अगर आप कंपोनेंट ए के मोल्स निकालना चाहते हो, ठीक है, कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन निकालोगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोग अपने एग्जाम के नंबर निकालते हो, जितने आपने ऑब्टेन किए हैं डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, वो मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन कहूँ तो आप क्या करोगे, आप लोग करोगे इसके मोल, कंपोनेंट ए के मोल डिवाइड बाय टोटल जितने आपने मोल किए हैं उसके, तो वो आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल आएगी। ये कैलकुलेशन आपको आती है। आप मेरे जो आपको मैंने ये वाली कराई है ना एग्जांपल, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मुझे निकाल के दिखानी है आप लोगों ने। ये भी मैथ्स इन ग्राम है, ये बात याद रखिएगा, ये मैथ्स इन ग्राम है, ये भी मैथ्स इन ग्राम है। आप दो पहले तो इनके मोल्स कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जो आप बताएं। मैम दोनों की कैलकुलेट करनी है? जी जी, दोनों मतलब आपके पूरे सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे तब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन नहीं निकलती। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों के पहले नहीं मोल, मतलब दोनों के मोल्स निकाल के फिर टोलीन की मोल फ्रैक्शन निकालनी है या बेंजीन की दोनों निकालनी की निकाल के दिखाएं बस। ये 4:55 हुए हैं, 4 मिनट लेफ्ट है। अब 30 सेकंड तक मैं आप लोगों का वेट करती हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगी क्योंकि अभी टॉपिक काफी रहते हैं। तो ये इसके मैं जवाब बता देती हूँ। जवाब आप लोग अपने से टैली कर लीजिएगा। 0.99 8 है इसका बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, और 0.00174 भी आया हुआ है, 18 कह दें आप लोग उसको। तो वो आप लोगों के जवाब हैं दोनों, ठीक है। ये आपके जवाब थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इज इक्वल टू 0.0018, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 0.998 या 999 कर दे। आगे देखें, मैं आपको इसको है? कर, मेरा तो डिफरेंट आया है सारी कैलकुलेशन। सारी कैलकुलेशन ही गलत आ गई है। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे गलती है। आप मुझे ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, मैं आपकी चेक कर लेती हूँ कहाँ पे गलती है। जो भी आपने कैलकुलेशन जैसे की है ना वो देख कर दीजिएगा मुझे सेंड। अब दूसरा है ठीक है मैम। परसेंटेज सोल्यूशन, ठीक है, वो मुझे कर दीजिएगा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। परसेंटेज सोल्यूशन में आप लोगों ने ना, अच्छा ये जो है ना, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। परसेंटेज सोल्यूशन आप लोग जितने कर सकते हो ना मुझे बता देना, मैं आपको इसका आसान हल बताती हूँ। आप लोगों ने सिर्फ मैथ्स लेना है, मतलब आपने जो कंसंट्रेशन है वो मेजर करनी है इन द परसेंटेज। इसका मतलब परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो जरूर होगा। तो आप लोग सान वाले यानी ये वाले मैथ्स और वॉल्यूम का तो आप सब लोगों को आता है। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पे भी सोल्यूशन की बात होगी, यहाँ पे भी सॉल्वेंट की बात नहीं होगी। अगर एम ओवर एम की बात करूँ तो मैथ ऑफ द सोल्यूट, मैथ ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 होंगे, वो आपको परसेंटेज से जाहिर हो रही है बात। फर्क पड़ता है सिर्फ मैथ्स और वॉल्यूम और मैथ्स में। यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे आपने मैथ ऑफ द सॉल्यूट तो लेना होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मेजर करना होता है। ये कंपैरेटिवली आसान है। ये जो लास्ट वाला सॉल्यूशन की ये वाली टर्मिनोलॉजी है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये कैसे मुश्किल हो जाती है कि आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट लेना होता है और मास ऑफ द सॉल्यूशन में मिक्स करना होता है।
मैं आपको ना इसकी, मेरा ख्याल में मैंने कोई एग्जांपल लिखी हुई, अगर लिखी हुई है तो वो मैं कराती हूँ। लेकिन आप लोगों ने इसके मैक्सिमम जितने भी सोल्यूशन है ना, 25% NaOH, मैंने आपको पीछे से वो PPSC में से दिखाया हुआ है, वो वाला एक था। आपको मैं अगर कहूँ, मैं आपको थेरेटिकली एक समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2% मैथ और मैथ सोल्यूशन है आपके पास NaCl का, तो आप कहेंगे मैम इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम फ्लूट यानी कि NaCl आपने लिया, और उसको, उसका सोल्यूशन जब बना लिया, वो 100 ग्राम सोल्यूशन बना, जिस भी सॉल्वेंट के अंदर आपने उसको मिक्स किया है, वो 100 ग्राम सोल्यूशन बना है। अब मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि मुझे बताओ इसमें सॉल्वेंट का मास कितना है। तो डेफिनेटली आप लोग सोल्यूशन का जो मास है उसमें से सोलूट का मास माइनस करोगे और आपके पास सॉल्वेंट का मास निकल आएगा। आप लोग मुझे ये नहीं कह सकते कि मैम आपने जो सॉल्वेंट लिया है वो 100 ग्राम है, क्योंकि 2% तो आपने सोलूट ले लिया, उसके अंदर कितना सॉल्वेंट मिक्स किया है कि आपके पास सोल्यूशन का जो है ना, जो टोटल बना हुआ है वो मैथ कैलकुलेट करके वो बना है 100। ठीक है, तो हमेशा बात याद रखनी है इसके अंदर ना, इसलिए मैं कह रही थी ये बाकी सारे कैलकुलेट करना आसान है, इन दोनों का वॉल्यूम आपने किताबों में पढ़ा हुआ है, इन दोनों का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम या सॉल्वेंट का मैथ एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी पता नहीं होती, क्योंकि इन दोनों के यूनिट आपस में चेंज है। अगर मैं इस वॉल्यूम वाले ओवर वॉल्यूम सोल्यूशन की बात करूं तो मैं ये कह दूं कि 2% आपने NaOH का सोल्यूशन बनाया, तो आप कहेंगे इसमें 2 ml NaOH है, और उसको इतने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया गया है कि सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम बना है वो है 100 ml। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप बताओ कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, तो आप इसमें भी इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। 100 - 2 करोगे तो आपके पास 98 ml ऑफ द सॉल्वेंट आ जाएगा। तो इन दोनों के अंदर कहता है सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट की क्वांटिटी मेजर करना आसान है, मैथ्स ओवर मैथ्स और वॉल्यूम सोल्यूशन के अंदर परसेंटेज के अंदर, इनके अंदर सोल्यूशन के सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है मेजर करना आसान होता है, लेकिन इन सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी मेजर करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है और समटाइम इम्पॉसिबल होता है कि इसको मेजर किया जा सके। हाँ, नहीं लिखी हुई मैंने इसकी एग्जांपल, नहीं लिखी हुई, आपको मैं इसकी कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगी, और कुछ आप लोगों ने खुद अपनी मर्जी से जो मर्जी, तीन चारों, एक जो चारों यूनिट है इनका एक एक करके लाना है। टाइम खत्म हो गया, मैं अगली मीटिंग स्टार्ट करती हूँ।